हेलो गाइस, तो आज हम एंजाइमोलॉजी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड सभी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम एंजाइम से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि एंजाइम की खोज किसने की, ठीक है। उसके बाद एंजाइम का नोमेनक्लेचर, एंजाइम का क्लासिफिकेशन, उसके बाद हम देखेंगे एंजाइम के कैरेक्टर के बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम, को फैक्टर, और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, है ना। तो आज की वीडियो में हम 4 से 5 टॉपिक को कवर करेंगे। सभी जो टॉपिक्स होंगे वो एंजाइम से रिलेटेड होंगे, है ना। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में आपका स्वागत है। सो गाइस, इससे पहले मैंने आपको बीएससी थर्ड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था एंजाइम पर निबंध लिखिए, है ना गाइस। तो ये एग्ज़ाम में ना कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि एंजाइम की खोज किसने की, या फिर एंजाइम का वर्गीकरण लिखिए, या फिर एंजाइम के गुण एवं लक्षण लिखिए। इस टाइप से कभी कभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दोनों में पूछ लिया जाता है। तो आज मैं सभी आपको एक ही वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंजाइमोलॉजी, बेसिक ऑफ एंजाइमोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम की खोज कौन कौन से साइंटिस्ट ने की। तो देखते हैं, एंजाइम की रासायनिक संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम जेबी सुमेनर या जेबी सुमनर ने 1926 में किया। उन्होंने जैकविन यूरियज नामक एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में पृथक किया। जो जेबी सुमनर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जैक बीन से यूरियज नामक एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में पृथक, उन्होंने यूरियज नामक एंजाइम की खोज की, ठीक है। उसके बाद नॉर्थरॉप 1935 में, नॉर्थरॉप नामक साइंटिस्ट ने 1935 में ट्रिप्सिन पेप्सिन एंजाइम के, और स्टेनले नामक साइंटिस्ट ने टीएमबी प्रोटीन को पृथक किया। तो जो जेबी सुमनर थे उन्होंने यूरियज एंजाइम की, नॉर्थरॉप थे उन्होंने ट्रिप्सिन पेप्सिन एंजाइम की, और स्टेनले जो थे उन्होंने टीएमबी एंजाइम को प्रोटीन्स के रूप में पृथक किया। सो इन तीनों जो साइंटिस्ट थे उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1947 में। इस कार्य के लिए जेबी सुमनर, नॉर्थरॉप और स्टेनले को 1947 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये तो उनकी खोज हो गई कि एंजाइम की खोज किन किन साइंटिस्ट ने की। अब हम देखेंगे एंजाइम क्या होते हैं। नॉर्मली गाइस, जो एंजाइम होते हैं वो सरल अथवा जटिल प्रोटीन होते हैं तथा उत्प्रेरक का या कैटेलाइस्ट का कार्य करते हैं, ठीक है। सिंपली यदि हम देखा जाए एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं वो सरल और जटिल प्रोटीन्स होते हैं, और ये रिएक्शन जब होती हैं तो उसमें उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा उत्प्रेरक में यूरियज एंजाइम काम कर रहा है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम या ट्रिप्सिन एंजाइम जब रिएक्शन हो रही है तो वर्क करता है। सो इसी प्रकार जो एंजाइम होते हैं वो अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होकर एंजाइम कोशिका के अंदर संश्लेषित होते हैं। इस क्रिया में जीन भाग लेते हैं। आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं ये नियंत्रित हो जाते हैं और कोशिका के अंदर संश्लेषित होते हैं, और इस क्रिया में जीन्स हैं जो कि भाग लेते हैं। केंद्रक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ऑक्सीसोम्स में भी एंजाइम का संश्लेषण होता है। यद्यपि एंजाइम का संश्लेषण कोशिका के अंदर ही होता है। ये केंद्रक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी काय में पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो एंजाइम का संश्लेषण भी कोशिका के अंदर ही होता है, किंतु इनका कार्य कोशिका के अंदर और बाहर हो सकता है। गाइस देखिए क्या होता है कि जो एंजाइम का संश्लेषण होता है वो कोशिका के अंदर होता है, लेकिन ये वर्क जो करते हैं वो कोशिका के बाहर भी करते हैं और कोशिका के अंदर भी करते हैं। तो जो एंजाइम कोशिका के अंदर कार्य करते हैं उन्हें अंतःविकर या एंडो एंजाइम्स कहते हैं, और जो एंजाइम कोशिका के बाहर कार्य करते हैं उन्हें बाह्य विकर या एक्सो एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है।
उच्च श्रेणी के पादपों या फिर हायर प्लांट्स में अधिकतर एंडो एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंडो एंजाइम्स क्या होते हैं? जो कि कोशिका के अंदर कार्य करते हैं। तो जो हायर प्लांट्स जो होते हैं उनमें एंडो एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब एक्सो एंजाइम्स जो होते हैं वो कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे कि कवक हुए, कुछ कीट भक्षी पौधे, इन सभी में एक्सो एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक्सो एंजाइम्स जो कि कोशिका के बाहर कार्य करते हैं, है ना। तो वे जो एक्सो एंजाइम्स होते हैं वो कुछ सूक्ष्म जीवों, कीट भक्षी पौधों, इनमें एक्सो एंजाइम्स पाए जाते हैं। और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें एंडो एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक्सो एंजाइम्स कोशिका के बाहर निकलकर अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील बनाकर पाचन में सहायक होते हैं। गाइस, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि कौन से एंजाइम्स पाचन में सहायक होते हैं। सो एक्सो एंजाइम्स जो होते हैं वो अघुलनशील पदार्थों को घुलनशील पदार्थ में चेंज कर देते हैं और उसके बाद पाचन में हेल्प करते हैं। ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं एक्सो एंजाइम्स। इसके अतिरिक्त ये एंजाइम्स प्रोटीन संश्लेषण, एमिनो एसिड संश्लेषण, ग्लाइकोलाइसिस, बीटा ऑक्सीकरण इत्यादि में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये तो आपको पता चल ही गया है, एंजाइम्स जो होते हैं वो अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। सो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया और डिस्कवरी ऑफ एंजाइम हो गया। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का वर्गीकरण। सो एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के आधार पर एंजाइम को दो शीर्षकों में वर्गीकृत किया गया है। इस बुक्स में जो एंजाइम का क्लासिफिकेशन दिया है वो बहुत हैवी दिया है और बहुत टफ दिया है, तो मैं आपको बहुत इजी सा इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगी। सबसे पहला है हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम और दूसरा है डेस्मोलाइजिंग एंजाइम। आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, हाइड्रोलाइजिंग यानी कि जल की उपस्थिति में क्रिया करने वाले पदार्थ, और डेस्मोलाइजिंग यानी कि जल अपघटित अभिक्रिया के अतिरिक्त अन्य अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। तो देखते हैं, पहले हम देखेंगे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। ये एंजाइम जल की उपस्थिति में क्रिया करने वाले पदार्थों को तोड़ते हैं, जिन्हें हाइड्रोलाइजिंग या जल अपघटित एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? जल की जो प्रेजेंस में क्रिया हो रही है उन क्रिया करने वाले पदार्थों को तोड़ते हैं, जिन्हें क्रियाधार भी कहते हैं। इन्हें हाइड्रोलाइजिंग या जल अपघटित एंजाइम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, प्रोटीएज में प्रोटीन का जल अपघटन। अब हम कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत एमाइलेज में स्टार्च का जल अपघटन होता है। इसी प्रकार प्रोटीएज के अंतर्गत पेप्सिन में प्रोटीन का पेप्सिन में जल अपघटन होता है। तो इस प्रकार क्या होता है? जल की उपस्थिति में क्रिया करने वाले पदार्थों को तोड़ते हैं, जिन्हें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम कहते हैं। अब सेकंड है डेस्मोलाइजिंग एंजाइम। जल अपघटित अभिक्रियाओं के अतिरिक्त अन्य किसी अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले एंजाइम को डेस्मोलाइजिंग एंजाइम या डीई कहते हैं। जो जल की प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही हैं उनके अतिरिक्त जो रिएक्शंस हो रही हैं उनमें भाग लेने वाले एंजाइम्स को डेस्मोलाइजिंग एंजाइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एल्डोज में कार्बन की श्रृंखला को जोड़ते या हटाते हैं, हाइड्रेज में जल को जोड़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन एंजाइम का। अब हम देखेंगे एंजाइम का नॉमेनक्लेचर यानी एंजाइम का नामकरण। प्रायः एंजाइम विशिष्ट पदार्थों के साथ प्रक्रिया करते हैं। बहुत से सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके साथ ये प्रक्रिया करते हैं। पदार्थ या सब्सटेंस के नाम के अंत में एज लगाकर एंजाइम का नामकरण किया जाता है। कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि यूरिया है, तो उसके अंत में एज लगाकर एंजाइम का नामकरण करते हैं। तो यूरिया का कैसे करेंगे? नाम के अंत में एज लगा देंगे, जैसे कि यूरिएज। तो यूरिया का जल अपघटन करने वाले एंजाइम यूरिएज और फॉस्फेट के विघटन करने वाले एंजाइम फॉस्फेटेजेस कहलाते हैं। तो गाइज, केवल पदार्थ के नाम के अंत में एज लगाकर ही नहीं, और भी चीज़ें देखी जाती हैं एंजाइम के नॉमेनक्लेचर के लिए, जैसे कि कभी कभी क्रिया के स्वभाव को उत्प्रेरित करने के आधार पर भी एंजाइम का नामकरण किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी प्रोसेस हो रही है, जो भी क्रिया हो रही है, उस क्रिया में उस क्रिया का बिहेवियर देखते हैं और उस बिहेवियर के आधार पर भी हम
जो एंजाइम होते हैं उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का स्थानांतरण करने वाले एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, रासायनिक समूह का स्थानांतरण करने वाले एंजाइम ट्रांसफेरेजेस कहलाते हैं। तो इस प्रकार कभी कभी जो क्रिया होती है उन क्रिया के स्वभाव को देखकर भी हम एंजाइम का नोमेनक्लेचर करते हैं। इसके बाद तो इस प्रकार एंजाइम का पूर्ण नामकरण पदार्थ एवं प्रक्रिया के स्वभाव को मिलाकर किया जाता है। इसके अलावा खोज करने वाले एंजाइम के वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर भी एंजाइम का नामकरण किया जाता है। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनका नामकरण जो वैज्ञानिकों ने उस एंजाइम को खोजा तो उनके आधार पर ही उन एंजाइम का नाम रख दिया गया। ठीक है, तो कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं। अब कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि अपवाद हैं, यानी कि उनका जो नाम है वो ना ही उनकी क्रिया के स्वभाव के आधार पर रखा गया, ना ही वैज्ञानिकों ने उनका नाम रखा और ना ही उन पदार्थ के नाम के अंत में एज लगाया, केवल उनका बस नाम ही रख दिया गया। तो ऐसे कुछ एंजाइम जो हैं वो अपवाद हैं। फॉर एग्जाम्पल कैटालेज एंजाइम, परऑक्सीडेज एंजाइम। तो इस प्रकार एंजाइम का नामकरण करते हैं। ठीक है, पदार्थ के अंत में एज लगाकर या फिर जो प्रोसेस हो रही है उसका बिहेवियर को देखकर या फिर कुछ साइंटिस्ट लोग हैं उनके नाम के आधार पर इस प्रकार हम एंजाइम का पूर्ण नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एंजाइम के कैरेक्टर यानी कि उसके गुण। तो गाइज मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसके जो कैरेक्टर और गुण और जो क्लासिफिकेशन है वो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसकी तैयारी ज़रूर करें। इसलिए ये मोस्ट IMP है। इनके कैरेक्टर हुए, इनका क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो देखते हैं इनके कैरेक्टर यानी कि अभिलाक्षणिक गुण। एंजाइम में विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिनके द्वारा वे जैव रासायनिक क्रियाओं को गति प्रदान करते हैं। इनके प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है उत्प्रेरकीय गुण या कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज। उत्प्रेरक या कैटेलाइज्ड रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक क्रियाओं में वृद्धि करते हैं, किंतु अभिक्रियाओं में वे स्वयं ना तो नष्ट होते हैं और ना ही परिवर्तित होते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे अभिक्रिया जो होती है उसमें वृद्धि करते हैं। वे ना तो स्वयं नष्ट होते हैं और ना ही परिवर्तित होते हैं, केवल जो रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं उसमें वृद्धि करते हैं। उत्प्रेरक रासायनिक क्रियाओं में विशिष्ट गुण वाले सक्रिय पदार्थ होते हैं जो बहुत कम मात्रा में रासायनिक क्रिया को तेज कर देते हैं। अतः एंजाइम को जैव उत्प्रेरक या बायोकैटेलाइज्ड कहा जाता है। एंजाइम शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को अधिक तीव्रता से करने के पश्चात संतुलित या इक्विलिब्रियम कर देते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और उत्प्रेरक का कार्य करने के बाद शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं को तीव्र कर देते हैं और तीव्र करने के बाद एक टाइम पर इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलित कर देते हैं। उसके बाद है उत्प्रेरक की भांति एंजाइम में पाए जाने वाले गुण अकार्बनिक उत्प्रेरकों की भांति होते हैं। उत्प्रेरकों के गुणों को निम्नलिखित लक्षणों द्वारा पहचाना जाता है। जो उत्प्रेरक होते हैं उन उत्प्रेरक की भांति एंजाइम्स में भी कुछ गुण पाए जाते हैं जिनको देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला है, ये बहुत कम मात्रा में प्रभावकारी होते हैं। फिर यह प्रक्रियाओं में अपरिवर्तित होते हैं और उत्प्रेरक रिवर्सिबल प्रक्रिया को स्पीड प्रदान करते हैं जब तक कि ये प्रक्रिया संतुलन तक नहीं पहुंच जाती। अपनी योग्यता में विशिष्टता के कारण ये रासायनिक प्रक्रियाओं को एसिलरेट करते हैं। ठीक है, इन कैरेक्टरों से हम आसानी से पहचान सकते हैं उत्प्रेरक की भांति एंजाइम्स को। ठीक है, सेकंड है क्रिया की व्युत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन। अनेक एंजाइम व्युत्क्रमणीय जैवीय अभिक्रियाओं को आगे की ओर तथा पीछे की ओर तीव्र कर देते हैं जो उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। कुछ एंजाइम क्या होते हैं, या तो अभिक्रिया को आगे की ओर या फिर अभिक्रिया को पीछे की ओर तीव्र कर देते हैं, तो यही क्रिया की व्युत्क्रमणीयता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल हाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम निम्न रिवर्सिबल प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। एल्कोहल जो होता है वो इस प्रकार की अभिक्रिया को
रिवर्सिबल प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। फिर थर्ड है एंजाइम की विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम का स्वभाव अत्यंत विशिष्टता वाला होता है, अर्थात कोई विशिष्ट एंजाइम विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। ये तो अपन को पता ही है कि एंजाइम का जो नेचर होता है वो विशिष्टता वाला होता है, वो अत्यंत विशिष्ट होता है। इसके कारण ये विशेष प्रकार के एंजाइम को उत्प्रेरित कर सकते हैं। इनके अणु जेनेटिकली इन्फॉर्म्ड होते हैं जो एक अथवा कुछ विशिष्ट क्रियाओं को ही उत्प्रेरित कर सकते हैं। जैसे मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम मैलिक एसिड से हाइड्रोजन को पृथक करता है, ना कि अन्य कीटों अम्लों से पृथक करता है। इसी प्रकार फ्यूमेरेट हाइड्रोजिलेज एंजाइम फ्यूमेरेट के साथ प्रक्रिया करता है, ना कि मैलेट के साथ क्रिया करता है। उसके बाद है ऊष्मा के लिए संवेदनशीलता, सेंसिटिवनेस टू हीट। एंजाइम 60 से 70% की सामान्य ऊष्मा पर निष्क्रिय हो जाते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि कार्य नहीं करते हैं। प्रारंभ में जब एंजाइम नम या मॉइस्ड अवस्था में होते हैं तब हीट द्वारा निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन जब ये ड्राई अवस्था में होते हैं तब एंजाइम स्टेबल होते हैं। इस गुण के कारण एंजाइम को ताप अस्थिर कहते हैं या थर्मोलेवाइल कहते हैं। उसके बाद है पांचवा कलिलीय स्वभाव या कोलाइडल नेचर। प्रायः सभी प्रकार के एंजाइम के अणुओं का व्यास 0.001 से 0.1 म्यू के बीच वाले माप का होता है, अर्थात इनका माप कोलाइडल पार्टिकल्स के बराबर होता है। 0.001 से 0.1 तक का जो इनका माप होती है वो कोलाइडल पार्टिकल्स के बराबर होती है। एंजाइम में सरफेस एरिया में वृद्धि करने की क्षमता होती है। एंजाइम के प्रत्येक अणु के चारों तरफ की सतह क्रियाओं में भाग लेते हैं। देखिए एंजाइम का जो सरफेस एरिया होता है उसमें वृद्धि करने की क्षमता होती है। इस कारण एंजाइम के चारों तरफ की जो सतह होती है वो प्रोसेस या क्रिया में भाग लेती है, ठीक है। ये तो हो गया एंजाइम के गुण। 5 गुण काफ़ी हैं गाइज, यदि आप एग्ज़ाम में लिखते हैं 5 गुण तो आपको मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम, कोफैक्टर अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, को एंजाइम एंड कोफैक्टर। प्रायः सभी एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं और रासायनिक दृष्टि से मिलकर 2 समूहों में बटे होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और रासायनिक दृष्टि से 2 समूहों में बटे होते हैं। सबसे पहला है सिंपल प्रोटीन्स एंजाइम यानी कि सरल प्रोटीन एंजाइम। ये एंजाइम सरल प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे यूरिएज और एमाइलेज, पेप्सिन व ट्रिप्सिन। इसके बाद है जटिल या कॉन्जुगेटेड एंजाइम। अधिकतर एंजाइम 2 भागों के मिलने से बनते हैं, जिसमें प्रोटीन भाग तथा नॉन प्रोटीन भाग होता है। इस प्रकार के एंजाइम को कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम कहते हैं। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, वो 2 भागों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पहला भाग प्रोटीन वाला होता है और दूसरा वाला भाग जो होता है वो नॉन प्रोटीन वाला भाग होता है। और इस प्रकार के एंजाइम को कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम का प्रमुख भाग प्रोटीन वाला भाग होता है जो एपो एंजाइम कहलाता है। अब एंजाइम का जो पहला भाग था जो कि प्रोटीन का बना था उसे एपो एंजाइम कहते हैं। यह प्रोटीन भाग नॉन प्रोटीन वाले भाग या प्रोस्थेटिक समूह से संपूरित होता है या जुड़ा होता है। प्रोटीन वाला भाग जो होता है वो नॉन प्रोटीन वाले भाग से अच्छे से जुड़ा होता है, जिसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। और नॉन प्रोटीन वाला भाग एपो एंजाइम से जब कसकर बंधा होता है तो इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। एपो एंजाइम क्या होते हैं, जो प्रोटीन वाले भाग होते हैं, है ना। तो यही कहा गया है नॉन प्रोटीन वाला भाग एपो एंजाइम यानी कि प्रोटीन। तो नॉन प्रोटीन वाला भाग जब प्रोटीन वाले भाग से कसकर बंधा होता है जिसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। एंजाइम क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो कोई सी भी प्रोसेस के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसलिए एंजाइम जो होते हैं वो
क्रिया के लिए या प्रोसेस के लिए या अभिक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। किंतु जब प्रोस्थेटिक समूह कसकर नहीं बंधा होता है तो इसे कोएंजाइम या कोफैक्टर कहते हैं। जब प्रोस्थेटिक समूह यानी कि नॉन प्रोटीन वाला भाग और प्रोटीन वाला भाग कसकर एक दूसरे से नहीं बंधे होते हैं तो इसे कोएंजाइम या कोफैक्टर कहते हैं। प्रोस्थेटिक समूह अथवा कोएंजाइम सहित पूर्ण एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन कोएंजाइम एंड कोफैक्टर। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कोएंजाइम और कोफैक्टर में क्या क्या अंतर होते हैं। तो सबसे पहला अंतर है ये कार्बनिक यौगिक होते हैं कोएंजाइम, और कोफैक्टर जो होते हैं ये धात्विक अथवा अधात्विक होते हैं। कोएंजाइम के प्रोटीन भाग से मजबूती के साथ नहीं जुड़े होते। ये जो एंजाइम होते हैं कोएंजाइम ये प्रोटीन वाले भाग से मजबूती से नहीं जुड़े होते, जबकि कोफैक्टर एंजाइम का प्रोटीन भाग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। प्रायः ये दाता अथवा ग्राही का कार्य करते हैं। यह क्रिया उन परमाणुओं में होती है जो सबस्ट्रेट में डाले जाते हैं अथवा निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NAD, NADP, FAD इत्यादि। यह एंजाइम से आसानी से कोई उपचार देकर पृथक किया जाता है। ये जो कोफैक्टर होते हैं उन्हें आसानी से कोई उपचार देकर पृथक किया जा सकता है। एंजाइम सक्रिय आयंस जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर इत्यादि की अनुपस्थिति में उत्प्रेरक क्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, यदि ये 2 नंबर के लिए पूछता है तो 3 पॉइंट काफ़ी हैं। अब हम देखेंगे एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम क्रियाओं को अनेक कारक प्रभावित करते हैं जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है सबस्ट्रेट सांद्रता, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट की सांद्रता में वृद्धि होने पर एंजाइम प्रक्रिया की दर में भी वृद्धि होने लगती है और अंत में एक ऐसी स्टेज या एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब प्रक्रिया की दर में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इस अवस्था में एंजाइम सबस्ट्रेट से संतृप्त या सैचुरेटेड हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड है टेम्परेचर, तापमान। प्रायः देखा गया है कि एंजाइम की सक्रियता प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा देने पर अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस कर देने पर दोगुनी हो जाती है और उसके पश्चात 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अधिक होने पर एंजाइम की सक्रियता कम होने लगती है और 60 एवं 70 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम की क्रियाएं रुक जाती हैं। इस प्रकार एंजाइम की क्रियाओं पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। फिर थर्ड है लाइट। अल्ट्रावायलेट या यूवी प्रकाश तथा सामान्य प्रकाश के प्रभाव से एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होने वाली क्रियाएं मंद हो जाती हैं। उसके बाद है संदमक, कोई भी पदार्थ जो एंजाइम क्रियाओं को निष्क्रिय करता है संदमक या विष कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन, पोटेशियम फेरिसाइनाइड और प्यूरोमाइसिन। तो ये हो गए एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो ये एंजाइमोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। एंजाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप आप कर दोगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।